अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर में। हूँ आपके साथ बिस्मा खान और स्टूडियो से मौजूद हैं इसा राना साहब और ताहिर मलिक साहब। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि हम फ़ौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब ने ये कह तो दिया है, अब ये कहने के बाद जो है वो क्या चाह रहे हैं, फ़ौज से किस तरह के मुज़ाकरात चाह रहे हैं और साथ ही साथ सियासी क़ुव्वतें जो हैं उनसे बातचीत क्यों नहीं हो रही है, इस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि जी जमात इस्लामी का धरना जो है वो अभी भी जारी है, मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँच रहे हैं, क्या सूरत हाल मज़ीद डेवलप हुई है, इस पर बात करेंगे। साथ ही आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि आज जो है IMF की शराइत में रहते हुए रिलीफ जो मुमकिन है वो दिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आज जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काफ़ी डिटेल्ड उसमें बातचीत की गई है। कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आवाम को जितना हो सके रिलीफ दें और जो बन पाएगा करेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है हालात वहीं के वहीं हैं, IPPs के मसले वहीं के वहीं हैं। तो आज का प्रोग्राम शुरू कर लेते हैं मलिक साहब से। मलिक साहब, क्या लगता है अब इमरान खान साहब ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है कि हम जो है वो फ़ौज के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, तो क्या लग रहा है आपको? मैं इसकी डिटेल सुन रहा था, बड़ी उन्होंने डिटेल बात की है, तो उसमें बज़ाहिर लगा जैसे कोई बड़ी नई बात होगी है। नहीं, खान साहब तो पहले भी कह चुके हैं कि मुज़ाकरात करने हैं तो उनसे करने हैं। पहले उन्होंने सिम्बॉलिकली बात की है कि बात उनसे करनी है जिनके पास पावर है। अब वो कह रहे हैं कि जनाब उनके ख्याल में पावर फ़ौज के पास है और वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें और हमारे साथ बात करें। पहले मेरा भी इब्तदाई इंप्रेशन यही था कि ये भी खान का यू टर्न है, लगता है वो डर गया, जो मुझे लगा। मगर जब मैंने डिटेल देखी तो मुझे उसमें थोड़ी सी नज़र आई है, मतलब विजडम नज़र आई है। क्योंकि जब आप देखें, हम भी जर्नलिस्ट हैं, ये गलत बात होती है। आप एक फ़िक्रा ले लें कि हाँ मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गया, अगर पंजाबी रोलापा आता और डर गया यू टर्न। मैं उसके सिर्फ दो ही मुतालबा जो मुझे समझ आए हैं, तो उसका मतलब है खान ने कोई पोजीशन नहीं बदली। पहले तो उसने कहा कि जनाब ये मैंडेट मेरा चोरी वापस करो, तो इसका मतलब है कि अगर वो कहता है मैं फ़ौज से मुज़ाकरात करने हैं, तो पहली पोजीशन ये है कि मैं पासन का हुक्मरान हूँ, इलेक्शन मैंने जीते हैं। ये मतलब कोई छोटी सी बात नहीं है जो की है। और दूसरी बात राना साहब वो इससे भी इंटरेस्टिंग है, और उसने पॉलिटिशियन होने का सबूत दिया। उसने कहा जी मेरे जितने लोग हैं रिहा करें, आप जितने पकड़े हुए हैं। तो मेरा ख्याल है अगर पॉलिटिक्स में हैं और अगर आप जमहूरियत का हिस्सा हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें ना तो मैं इसको यू टर्न कहूँगा, ना मैं इसको अनहोनी बात कहूँगा। एक बड़ी लॉजिकल बात है। हाँ, एक कमेंट मैं ज़रूर करूँगा जो मैं बाकी लोगों को रीड कर रहा हूँ, जो पार्टी के गौहर सदर हैं या उमर अयूब हैं, जो बाकी, बल्कि गंडापुर को भी मैंने सुना है, वो एक कैसेट ज़रूर चल रही है पूरे PTI में कि जी मुज़ाकरात कर लें, फ़ौज न्यूट्रल हो जाए, फ़ौज मुज़ाकरात कर ले, न्यूट्रल हो जाए। अब इसकी वजह क्या है वो हम थोड़ा सा फर्दर बात करेंगे, मगर यहाँ तक मैं समझता हूँ हाँ कि एक पोलिटिकल। अच्छा मलिक साहब, मैंने इस आज के खान साहब के उससे देखें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने 3 चीज़ें कही ना, कि मैंडेट वापस करें, लोग रिहा करें और फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा, आप मैंडेट वापस करें, लोग रिहा करें और उसके बाद नए इंतखाबात का ऐलान कर दें। लॉजिकल सब लग रही है ना बात, कि जी खान साहब कहते हैं कि मुझे आप तस्लीम कर लें कि हाँ जी इनकी सीटें ठीक है, आप रिहा कर दें लोग और उसके बाद नए इंतखाबात का ऐलान कर दें, जो वो कहते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए। यानी वो मुझे जो बात समझ आई वो ये कि वो ये नहीं कह रहे कि मैंने को कंटिन्यू करना है, आप दोबारा इलेक्शन करा लें, फेयर एंड फ्री करा लें, जो जीते वो आ जाए। यहाँ पे मेरा सवाल है, हाँ। थोड़ा सा अपना ना रेस्ट करो आप जरा, थोड़ा सा हम बाबों को बात करने दो। अच्छा मुझे ये बताओ, इसमें जो फ्रैंक बात है, खुली बात करते हैं, ये आपका, अब मैं थोड़ी सी पोजीशन ले लेता हूँ ताकि हमारी गुफ्तगू सही हो। मुझे नहीं लगता कि दूसरी तरफ इसका रिस्पॉन्स आएगा, मुझे नहीं लगता कि कोई मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तो आप नहीं समझते, डोंट यू थिंक कि ये वीकनेस का मैसेज चला जाए? अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं, आपने जो कहा है ना कि कमज़ोर सा पैगाम जा रहा है, वो आज ही पाक फौज ने एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल, जिनको क्या कहते हैं वो किया है आर्मी एक्ट के तहत सजा दी है, ठीक है ना ये, और उन पे इल्ज़ाम ये कि उन्होंने विदन फोर्सेस बगावत फैलाने की कोशिश की। सही है। तो इसके ताने बाने जाके तो वही 9/11 से मिलते हैं, ठीक है। तो मतलब कि आज के दिन ही इसका आना भी बड़ा सिंबॉलिक है कि हम माफ़ी नहीं देंगे, जो आपकी लाइन है वो मैं बाई कर रहा हूँ। लेकिन खान साहब ने एक पॉलिटिकल मूव की है और उसका मलिक साहब आप ज़रा रद्द-ए-अमल देखें कि तारड़ साहब, उज़मा बुखारी, बाकी सब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं
कि इमरान खान ने यूटर्न ले लिया, आप तो कहते थे कि ये न्यूट्रल्स हैं, आज आपको क्या हो गया। यानी जो एक पैनिक है ना वो उस कैंप में चली गई कि अगर इमरान खान की और इस्टेब्लिशमेंट की आपस में मामला तय हो जाते हैं तो हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रह जाएंगे। तो इट्स अ, मैं आई थिंक सो कि इट इज़ अ वेरी एक अच्छी पॉलिटिकल मूव है। और ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये इतना आसान नहीं है कि फ़ौज कहेगी लो जी आप DGISPR मुज़ाकरात करेंगे और आपके तरफ से वो करेंगे, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन इमरान खान ने एक चीज़ तो क्लियर कर दी ना कि पाकिस्तान के स्टेक होल्डर असल में तो इस्टेब्लिशमेंट है और ये लोग कहीं मैटर ही नहीं कर रहे, इनसे बात करने का फायदा कोई नहीं। इनडायरेक्टली ये भी अनॉइंग करने वाली बात है। अगर तो खुल के हम बात करें तो इसमें खां की जो पोजीशन चल रही है वो अपनी पोजीशन पे खड़ा है, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे अभी तक जो आवाज़ थी वो थी कि नून ने धांधली कराई है, ठीक है, या अगर आप कह सकते हैं, मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, सिंध में जी पीपल्स पार्टी ने धांधली कराई है, या KPK में PTA ने धांधली कराई है, जो जीता, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ तो ये बात ही नहीं कर रहा, हाँ तो बिल्कुल सीधी बात कर रहा है। और हाँ ने ये भी नहीं कहा इलेक्शन कमिश्नर, नहीं नाम लिया उसने इलेक्शन। अगर अब आप मैंने देखा है ना, हम तो अल्फाजों के कारोबार करने वाले लोग हैं, हम देखते हैं बड़े बड़े, मैंने PTA के बड़े बड़े हॉक देखे हैं, बड़े नडाल लोग, वो इलेक्शन कमीशन तक जाते हैं जी हमारे साथ ज्यादती हुई थी। खान ने मेरे ख्याल में उसकी, मेरा ख्याल है ये गलत नून वाले इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, मुझे भी लगा था, मैंने पहले कहा। मगर दूसरी तरफ जो मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ भाई, वो तो बड़ी लॉजिकल बात है, नून के लिए तो ये वाकई मातम बनता है, उनकी तो लॉटरी के पीछे ही तो छुपे हुए, उनका यही तो एक उनके लिए कन्वीनियंस पॉइंट है कि हाँ अपना अकड़ में रहे और हाँ अपनी पोजीशन से नीचे ना आए। और उनको पता है फौज को सारे समझते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को सारे समझते हैं। तो बुनियादी पॉइंट जो है मेरे ख्याल में, मैं इतना ऑप्टिमिस्ट नहीं हूँ। आर यू ऑप्टिमिस्ट? तुम्हारा ख्याल है इससे कुछ बदलेगा? मेरा नहीं ख्याल कुछ बदलेगा। आई डोंट थिंक सो। लेकिन मुझे ऐसा कहीं लगता है कि हम पिछले, जब से हमने होश बीइंग जर्नलिस्ट संभाला है ना, तो कुछ ना कुछ कहीं नहीं कुछ नहीं, वो इस बार थे कुछ ज्यादा ही काम खराब आ गया। वो ना संता सिंह गए सब्जी लेने, तो बंदा पानी लाई जा रहा सी करेलियां नू। अच्छा, तो संता सिंह ने कहा यार जब इन्हू होश आ जाए ना तो मैंने 2 किलो दे दी, ठीक है ना। हम वो करेले जिन पे पानी फेंके जा रहे हैं लोग, बस होश आंदा कोई नहीं सानू। असल चीज जो देखें, बात ये कि आज मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी ना इन लोगों की, उसमें एक बात बड़ी वो थी कि लो जी खान तो कहता था कि मैं झुकूंगा नहीं और मैं क्या कहते हैं डील नहीं करूंगा, लो वो डील पे आ गया। और भाई डील छुप के होती है, डील खामोशी से होती है, डील रात के अंधेरों में होती है, ठीक है ना। डील के लिए गाड़ियों की डिग्गियों में बैठ के जाना पड़ता है, ठीक है। डील के लिए लंदन के अंदर आपको बकायदा ये कहना पड़ता है कि जी हम यूं कर देंगे, बाजवा तुमने ऐसा किया, और बाजवा को अंदर से वोट देने पड़ते। अमेरिका को बीच में शामिल करना पड़ता है, सऊदी अरब को शामिल करना पड़ता है, स्टाम्प लिखने पड़ते हैं। एक 50 रुपए का स्टाम्प होता है, एक दूसरे स्टाम्प होता है जिसमें 10 साल के लिए आप बाहर जाते हैं। तो इमरान खान ने तो ओपन एक बात की है ना, और मुज़ाकरात डजंट मीन डील। और मलिक साहब एक बात, अब आप इस पे जरूर बात कीजिएगा, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। आई एम सॉरी, आज हम थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही कुछ डायरेक्ट हो गए हैं, और मुझे जरा अच्छा लग रहा है कि आप हमारी बात इतने गौर से सुन रहे, कभी उनके कभी मेरे। जो टेबल टेनिस का जो वो जज होता है ना, वो इतनी तेजी से उसकी गर्दन मूव हो रही होती है क्योंकि गेंद कभी उधर जाती, कभी उधर जाती, कभी उधर। आप अल्लाह करे थके ना। मलिक साहब देखिए, पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है, चीन ने अभी तक रीशेड्यूल नहीं किया ना कर्जे, सऊदी अरब ने मुफ्त तेल देने से, उधार तेल देने से भी इनकार कर दिया। बैनुल अक़वामी तौर पे हम पे धप लग गया कि हम गैर जमहूरी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट, कांग्रेस की रिपोर्ट, बरतानवी पार्लियामेंटेरियन की रिपोर्ट, हमें कहीं से कोई पैसा नहीं आया। एक होप बनी थी शहजादा सलमान आएंगे, उन्होंने कैंसिल कर दिया। बैनुल अक़वामी तौर पे हमें पिछले 1.5 साल से 1 रुपया नहीं आया इन्वेस्टमेंट के नाम पे। नहीं इन्वेस्टमेंट ठीक है ना। ये आज लास्ट अप्रैल वजीर खजाना ने बताया कि कोई लास्ट मंथ शायद 1.1 बिलियन इन्वेस्टमेंट हुई है। मगर जो आप बात कर रहे हो वो सही है, वो नहीं है। हुकूमत टू हुकूमत की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं हुकूमत के साथ वो लास्ट अप्रैल में हुई थी एक। देखिए यार, हमें ये बात समझनी चाहिए कि अगर इंडिया जिसने हमें 2 लख्त किया,
हम उससे मुज़ाकरात नहीं करते। वो बलोच जो पहाड़ियों से उतर के आते हैं और हम पे हमला करते हैं और हमारे नुकसान पहुंचा, हम उनसे मुज़ाकरात नहीं करते हैं। TTP से हम मुज़ाकरात नहीं किए हमने। तो PTI ने क्या ऐसा कर दिया भाई कि मुज़ाकरात नहीं हो सकते? और अगर ये मुल्क की बेहतरी के लिए हमें एक मुश्किल फैसला करना पड़ जाए तो क्या बुराई है इसमें? होने चाहिए। उसमें एक है PTI के पीछे अवाम खड़े साइड थोड़ी सी है कि इस तरह की है, कहीं से कोई मैसेज गया होगा खान साहब को, वो भी क्योंकि खां की जो अना है, मैं जो हमेशा कहता हूँ उसकी अना ही उसकी ब्यूटी है, उसकी स्ट्रेंथ है। हर बंदे की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। खां की अना जो कह लो आप, उसको ईगो कह लो, वो है। वो मुझे कहीं से ये इस तरह के भी तासर मिल रहा है कि किसी ने ये मैसेज दिया खान साहब को 2-3 दिन में आप वो छोटी मोटी सी को माफ़ी मांग ले। अच्छा। जो देखे ना, मैं तो आपको इंसाइड नहीं दे रही, तो पहले उन रिकॉर्ड मौजूद है, हमारे जनरल साहब ने भी कहा कि उनसे यही सवाल किया गया एग्जैक्टली जो राना कह रहा है। तो उन्होंने कहा ये तो फिर हम तब सोचेंगे ना कि पहले को माफ़ी मांगे कि हमने गलत किया। तो मेरी इनसाइड ये है कि खां को कहीं से ये मैसेज गया है, ये नहीं गया कि मुज़ाकरात कर लो या ये कर लो, ये मैसेज गया कि बेहतर है कि आपके पास 2-3 दिन है, आप ये कुछ अपना इसके माफ़ी को 9 मई के वाले से सॉफ्टर बात। अच्छा, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, इमरान खान की सियासत ही डिपेंड इस पे करती है कि वो माफ़ी मांगता है या नहीं मांगता। अगर वो माफ़ी मांग लेता है ना, तो हो सकता है वो रिहा भी हो जाए, वो सब कुछ हो जाए, लेकिन अवामी जो उसके पीछे वो खड़े ना ताकत, वो ख़त्म हो जाएगी। तो राना फिर मेरी भी सुन लो। हाँ, फिर दोनों तरफ फंसा हुआ है। मैंने इसके बाद जनाब की बारी, अगर इस जनाब जिस पोजीशन पे हो ना, फिर मेरी भी पोजीशन ले लो। मेरी पोजीशन ये है, हाँ माफ़ी मांगे तब भी फंसता है, अगर माफ़ी ना मांगे तो फिर जिनका मुल्क है उन्होंने माफ़ नहीं करना। अच्छा, लेकिन अब मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ, जो मैंने आपकी गुफ्तगू से पहले एक माहौल बनाया था कि जी चीन ने शेड्यूल करने से इनकार कर दिया, सऊदी अरब ने उधार तेल देने से मना कर दिया, UAE, कुवैत, इन सब ममालिक ने अभी तक हाथ खड़े कर दिए हैं और वो हम पे 1 रुपया इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं। चीन ने जाते जाते कहा कि आप इस्तेकाम लेके आए। अचानक अमेरिका ने $11 करोड़ के कितने करोड़ डॉलर का ऐलान कर दिया है जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत की मजबूती के लिए। वो टूटियां टूट गई जमहूरियत की, तो वो उन्होंने लगवानी है, पाइप शाइप डलवाने को, छत चोरी है जमहूरियत की, तो अमेरिका ने उसमें वो नया लगाना है। अब जरा आप समझे सिचुएशन को कि भुखे बटेरे उन्होंने अगे एकदम दाना आ गया कितने $1 मिलियन का, ठीक है, जो वो हमें मिल सकता है फौरी तौर पे जमहूरियत की मजबूती के लिए, ठीक है ना। अमरीकी सफ़ीर ने बाकायदा दरख्वास्त दी है कि मैंने इमरान खान से मिलना है, ठीक है, और ये दरख्वास्त वजारत ख़ारजा को मिल गई। उन्होंने कहा जी हम कानून के मुताबिक आपको बताएंगे कि आप मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते। वैसे मेरी इतलात ये है कि कुछ लोगों ने इमरान खान से मुलाकात की है, ठीक है ना, और ये जो एकदम ड्रास्टिक चेंजेस आ रही हैं ना, कि इधर से चीखें शुरू हो गई हैं नून लीग की। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जी हमें पता है कि हमारी हुकूमत ख़त्म की जा सकती है, लोग शेरवानियाँ लेके बैठे में, और आज तारड़ साहब इतना बोलें और वो बोलें। इधर इमरान खान ने एक बिल्कुल नया पत्ता खेल दिया कि जी आप दें हम करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर जो पाकिस्तान के 2 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं ना, उनके दरमियान कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात ज़रूर हुई है और होनी चाहिए। ये बड़ी खुश आइंद बात होगी इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए। मैं 9 मई के मुलजिमों की कहता हूँ कि उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर PTI भी इसमें तैयार हो जाए कि ठीक है, ये साबित हो जाए कि इन लोगों ने खुद आग लगाई, इन्होंने तोड़ा, इन्होंने शोधा की, कोई उन्हें सज़ाएं दे दें, और उसके बाद बाकी PTI जो है वो बाहर आ जाए और खान साहब भी ये कह दें कि वो जो कुछ भी हुआ वो अफसोसनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और इससे पाकिस्तान के इमेज और शोधा के जो वो हैं उनको वो नुकसान पहुंचा। मुझे भी दुख हुआ। तो मेरा ख्याल है दरमियानी रास्ता निकल सकता है। मेरे अंदर जितनी सहाफ़त की वो है, मैं तो उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ, बस इतनी कह सकता हूँ। बस दरमियानी रास्ता निकल सकता है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मैं इसी में जब देखे ना, अब ये ज़रूर आप कह लें कि हाँ ने पहली दफ़ा एक नॉर्मल लेवल है जिसमें ये सारी बातें की हैं। अग्रेशन अगर आप निकाल लें तो मतलब इसी जिसकी
गुफ्तगू हम कर रहे हैं उसमें उसने फिर ये बात की, उसने कहा ज़िले शाह जैसे बंदे जो थे मेरी पार्टी के, उसका इल्ज़ाम उसने IG पंजाब और CM पंजाब मोहसिन नकवी पे लगाया, यानी कि किसी को सीधा कहना कि उन्होंने मारा है। तो वो खान है, मैं बार बार आपको कहना चाह रहा हूँ कि वो जो निगोशिएशन खाली कहना, जिस तरह कि मैं इस रियासत को समझता हूँ एज ए बतौर तालिब इल्म, मेरा नहीं ख्याल कि ये गुफ्तगू या इस कहने से कोई निगोशिएशन होगी या उसको रास्ता मिलेगा। हाँ, अब अपनी बात को मैं काउंटर ज़रूर करूँगा कि पाकिस्तान में हमेशा एक एक्स फैक्टर रहा है, वो एक्स फैक्टर की भी वजह हमारी रियासत है और हम बड़े समझदार हैं, क्योंकि हमने उधार पे ज़िंदा रहना होता है। तो जो लोग उधार पे ज़िंदा रहते हैं ना, उसमें पता ही नहीं चलता क्या से क्या हो जाता है। तो हमारे यहाँ एक फैक्टर ज़रूर है, वो एक्सटर्नल फैक्टर है, वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की मैं हिस्ट्री से ले रहा हूँ। मतलब अगर आप थ्रू आउट आप हिस्ट्री निकालते जाएँ, वैसे लगेगा बड़ा मैं पर्सनल हो गया कि मैं पार्टियों के नाम ले लूँ। यहाँ तो अमेरिका की वज़ीर ख़ारजा ने किताबें लिखी, उसने बताया कि हमने फ़लाँ से मिलकर उसको ये कहा। ये को मैं आपको छुपी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, ये मैं वो दे रहा जो आज जगह नवाज शरीफ का भी आपको पता है कौन उसको लेके जाता है, कौन उसको लेके आए। तो ये एक फैक्टर हो जाए तो बिसाइड द पॉइंट। अदरवाइज़ मेरा इसी चीज़ पे स्टैंड है, ना निगोशिएशन होनी है, ना मुज़ाकरत होने हैं, क्योंकि खां जो है ना, वो कहते हैं ना, वो एक आगे खाई है पीछे कुआं है। हाँ। अगर हाँ माफ़ी मांगे तो पोलिटिकली मरता है, पोलिटिकली मरता है, अगर माफ़ी ना मांगे तो निज़ाम भी इसको छोड़ता है। इट्स नॉट इजी थिंग फॉर हिम। राना साहब, फवाद चौधरी और हामिद खान साहब में क्या इख्तिलाफात है? अच्छा, ये ना बड़ी एक दिलचस्प सी मलिक साहब गेम है। अच्छा, आपको याद होगा जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने ये जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे वकला के चैम्बर्स थे। अच्छा, वो गैर कानूनी चैम्बर्स थे, बैठे हुए थे सारे। अच्छा। कई दहाइयों से इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा कि ये सारे उठा दिए जाए, तो उस पर बड़ा शोर भी मचा था, लेकिन उस टाइम उनकी चूँकि वो थी पोम्बारा थे, तो वो हो गए। उसमें हामिद खान साहब और इन लोगों के भी चैम्बर्स वगैरह थे। अच्छा, इफ्तिखार चौधरी का ये कहा जाता है कि फवाद चौधरी साहब उनके साथ बड़े मिक्सअप थे और ये था, वहाँ से ये इख्तिलाफ शुरू हुआ। ये वही दौर है मलिक साहब जिसमें एहसन भवन और ये अपने आप के वफाकी वज़ीर कानून जो अब हैं आज़म तारड़ साहब, ये सब ये मर्ज हुए थे। मैंने किताब लिखी थी 4 माह 11 दिन वकला की जुडिशरी की जद्दोजहद पे, और इसमें सारों को वो किया था। और अजहर सदीक जो एडवोकेट हमारा दोस्त है, वो मेरे साथ मिलके उसने और मैंने ये किताब हमने लिखी थी, तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें कवर की थी। वहाँ से ये जंग शुरू हुई हुई है। अब जो जंग है वो हो गई है बहुत ज़्यादा पर्सनल। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, जो एक जस्टिस इफ्तिखार थे चीफ जस्टिस पंजाब के, वो इनके चचा थे या ताया थे? हाँ, वो रिश्तेदारी थी आपस में, ऐसा भी मुझे याद है ना, वो रिश्तेदारी थी, क्योंकि मैं इफ्तिखार जस्टिस से थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। वो रिश्तेदारी थी। तो अब जो सूरत हाल है ना, अब सूरत हाल हो गई है PTI में कुछ लोगों की बका की, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मरवत अब खुल के बोलना शुरू हुआ है। वो कहता है जी मुझे कहें कि मैं कैंपेन इमरान खान की रिहाई की शुरू करता हूँ, तो मैं ना किसी MPO की फ़िक्र करूँगा, ना मैं किसी की, मैं देखते हैं फिर मैं निकल आऊँगा। दूसरी जानब जो दूसरा ग्रुप है वो कहता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है जो फौज में शामिल किया गया, प्लांटेड। अच्छा, तीसरी तरफ अब वो फवाद चौधरी को कह रहे हैं कि ये प्लांटेड आदमी है और ये जनाब अली अंदर आए। लेकिन एक बात आप समझ लें मेरी, फवाद चौधरी का कद काठ वजन इतना है कि ये सारे जो मिलके उसके खिलाफ जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो इतना मुझे कोई इफेक्टिव नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि मलिक साहब, आप मीडिया के आदमी हैं, आप एक्सपर्ट हैं, आप माशाल्लाह पढ़ाते भी हैं स्टडीज़, कम्युनिकेशन स्टडीज़। आप देखें कि फवाद चौधरी की आमद के बाद आपने एक हलचल PTI के अंदर महसूस की होगी ज़रा, वो मीडिया का तो गुरु है, इसमें कोई शक नहीं। और मैं मुझे उनसे हमदर्दी है रऊफ़ हसन साहब से, बहुत ज़्यादती की बात है कि उनके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन अब ज़रूरत इसी बात की है कि फवाद चौधरी जैसा बंदा आए जो एग्रेसिव किस्म की इनिंग खेले। इमरान खान को ये होम्योपैथिक किस्म की उसकी जरूरत नहीं। सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये रऊफ का जिक्र हुआ ना, मैं पार्टी से थोड़ी इनसाइड ले रहा था, वहाँ पे भी यही पॉइंट है। मैंने बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी को देखा कि रऊफ हसन के खिलाफ थे,
कोई अच्छी फीलिंग नहीं थी, बल्कि मैं ये कईयों में शुक्र सुना है। मैंने पर्सनल लेवल पे एक दो बंदों से पूछा, उन्होंने कहा हम तो पार्टी बड़ी खुश है ये बंदा गिरफ्तार हो गया, हम तो समझते नहीं कि हमसे मुखलस था। तो ये काफ़ी पार्टी के अंदर है। ये खाली फवाद की मैं बात नहीं कर रहा, मरवत भी आगे आपने जनाब ने कह दिया। ये क्यों है पार्टी में हर बंदा दूसरे को कह रहा है कि ये जनाब ये तो उनका बंदा है, वो कह रहा है कि ये मैं असली PTI हूँ। इसकी क्या वजह है? पार्टी में क्यों वननेस क्यों नहीं है? जब घर का अब्बा घर में ना हो तो फिर आपस में सारे अब हम चूँकि ये तो ज़रा किसी अच्छे स्कूल में पढ़ी होगी ना, मलिक और मैं तो सरकारी स्कूलों में पढ़े। मलिक साहब आपको याद है कि जब टीचर लेट हो जाता था तो क्लास में खड़बोंग मची होती थी, ठीक है ना, और बाकायदा हमारी तो इतनी इज्जत अफजाई हमने ऑनर देखी है ड्राइंग की क्लास में, जिस तरह हम बैठे हैं। तो हमारे तो कई टीचर थे वो इतने बेचारे अच्छे थे कि उनके पास एक दिन छड़ी नहीं थी, तो उन्होंने बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ ऊपर आए तो उन्होंने बूटों से, क्योंकि आसानी होगी ना हमारे मुंह पे मारा। अच्छा। तो ये हम अपने बच्चों के साथ करते थे। अच्छा और ये उस आवाज को उर्दू मीडियम की कारी से मलिक साहब ये उस आवाज को कभी भी नहीं सुन सकती जो जब होती थी ना कि सर आगे ने, तो फिर जो टैक्सों के हिलने की, लोगों के बैठने की, गड़गड़ गड़गड़ दर 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 की आवाजें होती थी ना, वो हमें पता चल जाता था सर जी नहीं, इसमें जरा गौर करो। 6ठी 7वीं का बच्चा है, ये तो 9 में याद देखा ना, ओ लेवल ए लेवल ने। हम 6ठी 7वीं में उर्दू मीडियम वॉल सिटी में, तो ये तो इमेजिन करो मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ बैठे हो टीचर आपके सामने खड़ा हो गया ना बेंच पे आके आपको बूटों से मार रहा है। तो ये हम इस तरह जो जिसको हम कहते हैं ना सरकारी स्कूल, उनके साथ इस तरह हमारी परवरिश। हाँ, तो भाई आप समझे ना कि जब टीचर नहीं होगा और वो जेल में होगा तो पीछे जो हर बंदा भांत भांत की बोलियां बोलेगा। ऐसे ही है। अभी इमरान खान को आप बाहर ले आए, अगर शुद्ध गुड्डियां अगर सारे सीधे ना हो जाए तो फिर वो आप मुझे कहेगा, ठीक है ना। जाहिर है ये आर्गुमेंट इसमें बहुत सारे लोग इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे चीज़ों को कंफ्यूजन का शिकार करते हैं। और एक आखिरी बात मलिक साहब, हमारी कौम का सबसे एक अलमिया पता है क्या है? वो कंफ्यूजन है। कायदे आज़म का इंतकाल नेचुरल था या नहीं था, उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हुआ था या नहीं हुआ था, लियाकत अली ख़ान को शहीद किया गया तो जो सैयद अकबर था उसको किसने मार दिया, भुट्टो साहिबा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो वो क्यों धुलवा दिया गया, ठीक है। हम हर चीज़ में कंफ्यूज से लोग हैं। अमेरिका से क्रिकेट मैच क्यों हार गए, ठीक है ना। एक लास्ट नहीं, आखिरी बात मैंने कहनी है। अच्छा। आपको मुबारक हो, मेरे हर दिल अजीज माय हीरो मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के 2 साल के लिए चेयरमैन मुंतखब हो गए और ये बड़ी खुशी की बात है। बस बाकी सिर्फ यूएनओ रह गई है, यूएनओ रह गया, तो वो भी इंशाल्लाह ताला मोमिन के कदमों की धूल है। ठीक राना साहब, जमात इस्लामी का धरना कहाँ तक पहुँचा है, इस बारे में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ ही वेलकम बैक। तो बात करते हैं कि जमात इस्लामी का धरना जारी है, मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं, अब आगे फर्दर उनके क्या प्लान्स हैं। तो इसार साहब आपसे आ जाना चाहूँगी, क्या लग रहा है आपको कि हुकूमत जो है वो भी जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए कितनी संजीदा नज़र आ रही है, क्या होने जा रहा है आगे? ओहो, उससे ज़्यादा संजीदा कौन होगी हुकूमत मुज़ाकरात से? भाई जो जमात इस्लामी के साथ ही तो हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है, ठीक है ना। और आप देखें ना कि जिस तमाम इज़्ज़त वक़ार के साथ जमात इस्लामी को प्रोटोकॉल के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई नूरा कुश्ती हो रही है। अच्छा। एक तरफ PTI है, उसके 2 बंदे इकट्ठे हों तो आप उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, उनके दफातर को बंद कर देते हैं कि इनकी वायरिंग ठीक नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ लोग बड़े आराम से अब तो इस्लामाबाद में धरना दे के बैठे हुए हैं जमात इस्लामी, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको कोई नहीं रोक सकता। यही जमात इस्लामी ने जब अब से 1 महीना पहले गज़ा के लिए कैंप लगाया था तो जो कुछ वहाँ पे हुआ था वो तो मीडिया ने कोड ही नहीं किया जो इनके साथ की गई थी। तो मैं तो हैरान हूँ कि जो कुछ उनके साथ गज़ा के कैंप के हवाले से हुआ था, आज आंखों के तारे हैं, माशाल्लाह लाडले बच्चे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ औक़ात फरमाइशी प्रोग्राम जो होते हैं
वो बहुत हिट हो जाते हैं और उसको ऑडियंस बड़े अच्छे उससे देख रही होती है। तो अल्लाह करे कि जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान में धरने दे के IPP से पाकिस्तान की जान छुड़वा दे, तो मेरा ख्याल है कि ये आवाम पे भी एहसान होगा और जो इस धरने को ज़रा प्रमोट कर रहे हैं उन पे भी एहसान होगा। ठीक, मलिक साहब आपको क्या लगता है हुकूमत जो है इनके मुतालबात मानेगी या ये मना पाएंगे उनको? अभी फर्दर धरना भी कंटिन्यू करने का कह रहे हैं ये। देखिए, एक बात तो पक्की है कि मैं हमेशा कहता था कि कमाल की बात है कि पाकिस्तान में IPPs को कैश ही नहीं कर रहा। मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ और उसकी शायद वजह थी यहाँ तो नालायकी है PTI की, यहाँ उनके मुकदमा है, क्योंकि उनकी लीडरशिप तो आपको ये तो सच है ना कि कम से कम उन पे 5000 मुकदमे होते हैं, तो कहाँ कौन धरने धुरनों में आएगा। तो उसका एक गैप बना है। 2 साल से पाकिस्तान में कोई अपोजिशन वॉइस की अपोजिशन ही, मैं ये कह रहा हूँ। मैं समझता हूँ पहले तो सबसे पहले बड़ी ही टाइमिंग वाइज बड़ा ज़बरदस्त फैसला जमात इस्लामी का। अगर जमात इस्लामी को हुकूमत की या इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि हमारी आदत है ना, हमने तो कभी चीज़ों को न्यूट्रल ना होती है ना हमने देखना होता है, अजीब ही हम एक जेन के अजीब के लोग हैं। चलो मान भी लेते हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं है या ये जिसने भी इनको भेजा है, ये पर्पज़ इतना बड़ा, आप इसके खिलाफ नहीं जा सकते। हाँ, जाहिर है। मैं हंसी में बात करने लगा था, चुका अमेरिका की बजाय मैं रूस का, मैं कहता ये रूस के भी एजेंट है ना, तो फिर भी इसमें बुराई किया जाए। जो भी इस सोसाइटी का इतना बड़ा मसला बन गया IPPs के, वो आपका दुश्मन भी आगे कह देगा ना तो आप उससे नाराज हो। ये इनकी इंटेलिजेंस है। और चौथी बात ये है कि वो कारोबार बड़ा अच्छा रहा है। 4 दिन में आपको रिस्पांस मिला है, ये ऊपर से बारिश वुरिश हो गई, पिंडी ठंडा ठंडा रहा है। अब कल जो है ना ये टर्न पॉइंट लेने लगे हैं। कल ये गवर्नर हाउस सिंध से शुरू कर लेंगे 31 जुलाई कल, फिर इसी तरह अगले दिन ये लाहौर, अगले दिन मुल्तान, क्योंकि इनको एक रिस्पांस मिल रहा है। मगर एक चीज़ जो है, जो इनका अग्रेशन है, वही बात है कि शायद इमरान खान भी इसी गलतफहमी में मारा गया कि मैं अग्रेशन रखूँगा और मैं फ्रंट फुट पे खेलूंगा, तो वो जो क्रिकेट का जेन में था उसका ख्याल था पॉपुलैरिटी मेरे साथ है तो निज़ाम जो है वो हिल जाएगा। तो जो निज़ाम ने जो उसके साथ किया वो हम तीनों को ही पता है, हम पूरे विटनेस हैं। इनकी ये दिलेरी अपनी जगह, उन्होंने 2 दिन दिए हैं, 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। फिर मेरा अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करूँगा कि मुतालबा बड़ा मज़ेदार है कि आप IPPs ये बिजली सस्ती करें, मगर ये मुझे पता नहीं कि 2 दिन की बात ये कौन उनकी बात मानेगा, क्योंकि अभी कल की दिन है कि आपके जो फेडरल मिनिस्टर हैं वो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि हम IPPs के मुआहदों को रिवाइज़ या नज़रसानी नहीं कर सकते। तो है बड़ा इंटरेस्टिंग काम, जमात इस्लामी फैल रही है, उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है, मीडिया में भी नज़र आ रहे हैं, हर जगह नज़र आ रहे हैं, लोगों में एनर्जी भी आ रही है, और क्योंकि इशू बड़ा जेन्युइन है। तो आप देखें इसका मैच बराबर कैसे होता है। मगर एक मेरी ज़ाती राय पता क्या है, अच्छा इसके साथ भी दूसरी चीज़ भी थोड़ा सा डाल देना, क्योंकि हम बाज़ वक़्त भूल ही जाते हैं कि बलोचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है। कुछ वहाँ पे भी जो ग्वादर में हो रहा है उसको भी ज़रा राना साहब मैं अब आपको ज़रा खुल का एक सवाल कर देता हूँ। एक तो जमात इस्लामी का धरना, दूसरा जो ग्वादर में हो रहा है वो भी आपको पता है, तीसरा आपको पता है कि अपना पारा चनार में भी कुछ सिचुएशन अच्छी नहीं, वहाँ भी कबाइल चल रहे हैं। तो इससे पहले TTP का भी धरना हुआ है। तो हमारी जो सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, जो चाह रहा मैं डिस्कशन करूँ, कि यहाँ पे तो अक्सर हुआ है कि जहाँ धरनों का एक मौसम आता है, एक सीज़न आता है, तो हम आप जैसे दानिशवर कहते हैं जी हुकूमत गई, व्हाट यू से। अच्छा ये ना मेरा ख्याल है मलिक साहब, ये जो कुछ भी ग्वादर में बन्नू में जो हुआ, पारा चनार में जो हो रहा है, दिस इज़ नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये इससे कोई और चीज़ है ये। और इस पे हमें और रियासत को सोचना पड़ेगा, रियासत को इस हवाले से कि हम अवाम के नफ्सियात को, मुतालबात को समझें। पाकिस्तान को अच्छी सिचुएशन में नहीं है, ठीक, हम जिस सतह के ऊपर मुआशी गिरदाब का शिकार हैं, फिर दूसरी तरफ मलिक साहब हम सियासी अदम इस्तेहकाम की इंतहा पे हैं, तीसरी तरफ हम इखलाकी इन्हितात का शिकार हो चुके हैं। इखलाकी तौर पे भी हम एक तबाह हाल कौम है, ठीक है ना, ना हमारा किरदार, ना गुफ्तार, ना हमारे में कोई दूसरी कौमों जैसी कोई खूबी, ठीक है ना। ऐसे में जो ग्वादर में हुआ और पारा चनार में जो कुछ हो रहा है और हमारा मीडिया उसे पर्पसली इग्नोर कर रहा है, मेरा ख्याल है कि जितना अहम लाहौर है ना, जितना अहम कराची है, जितना अहम इस्लामाबाद है, उतना ही अहम पारा चनार है, ठीक, वो भी पाकिस्तान है।
ट्रू। ठीक है, ग्वादर भी पाकिस्तान है। ट्रू। वो इंटरनेशनल वहाँ पे एयरपोर्ट का इफ्तिताह होने लगा है, बड़ी अहम बात है ये। और फिर ये कि ग्वादर के ऊपर पूरी दुनिया की नजरें, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे हमारे अपने मुस्लिम ब्रादर मुमालिक नहीं चाहते कि ग्वादर सेटल हो। ठीक। उनके अपने कारोबारी मुफादात इसमें हैं, और मैंने तो एक रिपोर्टें पढ़ी है कि वो बहुत सारी चीज़ों के पीछे बहुत सारे दोस्तों के भी हाथ हैं। तो इस वक्त मैं फिर अगेन टू माय पॉइंट कि वक्त है कि रियासत को पाकिस्तान के सही पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के को साथ लेके इन मसाइल को हल करना चाहिए, क्योंकि चशम पोशी से मसले हल नहीं होंगे, ये आग कंट्रोल नहीं होगी और ये आग बढ़ती जाएगी। इस आग को रोकना इसलिए ज़रूरी है कि ये हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं, ये रियासत के ख़िलाफ़ रिएक्ट हो रहा है। ठीक। मलिक साहब, आपकी जानिब आऊँगी, क्या लगता है आपको कि कैपेसिटी पेमेंट में बिजली के बिल जो हैं इजाफी रकम आ रहे हैं, तो ये कैपेसिटी पेमेंट का जो बोझ है ये आखिर आवाम पर ही क्यों है और कब तक रहेगा? देखिए, इसकी दो वजूहत है। मैं मतलब आज वो क्योंकि हमने प्रोग्राम का आगाज़ खान से किया था, तो मैं खान की दो चीज़ें आपको बताऊं, बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग है, मतलब तकलीफ दे भी इंटरेस्टिंग है। खान साहब ने फरमाया, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वो फरमा रहा है कि जो जेल में मेरी सफाई करता है ना, उसका बिल 40,000 का है। मतलब ये हमारा अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि बिजली का बिल कहाँ तक पहुँच गया कि एक बंदा इस रियासत से बात कर रहा है कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, मैं ये मेरी शरह, उसी गुफ्तगू में वो फरमा रहा है कि यार हालात यहाँ से देख लो कि 40,000 रुपया जो जेल की, मेरा हाल मुझे फिर वो मैंने खुद इमेजिनेट किया कि हाँ कि जो कमरे की सफाई करने आता होगा ना, उसने रोया होगा, हाँ गया हाँ जी देखो साडा बिल 40,000 का आ गया। फिर पाकिस्तान में जितने भी कैप्टन आए हैं उसमें सरफराज जो है वो भी आईसीसी ट्रॉफ़ी जीता हुआ है। 3 तो हमारे कैप्टन है, एक यूनुस खान ने जीता है वर्ल्ड ट्रॉफ़ी, एक खान इमरान खान, तीसरा सरफराज है। उसकी एक वीडियो वायरल हो गई है, हाँ, वो हाथ जोड़ा के इलेक्ट्रिक। तो मैं मतलब ये वो लोग हैं जिन पे अल्लाह ताला इतना मेहरबान थे, इन्होंने डॉलरों में पैसे कमाए। ये दुनिया के हीरो हैं, ये कोई हीरो शीरो छोटे मोटे नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन होना, वर्ल्ड आपने टूर्नामेंट जीता है, कम से कम 60 करना था, फकीर गरीब तो नहीं ना होगा। तो अगर ये हालत हो गई है तो आप सवाल कर रही हैं। अब मैं उसकी तरफ आता हूँ। देखिए, 2 चीज़ें हैं जिस पे हमें हमारे हुक्मरान हमसे फराड कर रहे हैं। भाई सवाल ये है, वो ये कह रहे हैं ये चीज़ें चेंज नहीं हो सकती। अब वो बहस नहीं करते जो मैं रोज़ ही आपको बताता हूँ, इतने लाख इतने हम छोड़ देते हैं। मेरा सवाल है यार, गलती किसकी है? अगर तो ये राणे ने मुआहदा किया है, अगर तो ये बिस्वा ने मुआहदा किया, अगर तो ये मेरे फोटोग्राफर भाई ने किया, तो फिर तो सज़ा मुझे दो। और मुझे किस चीज़ की सज़ा है? ये तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि पूछो मुझे, पहले तो नाम उनके ईमानदारी से बताओ किस किसी ने साइन किए। आज वो हमारा वजीर तवानाई बता रहा था कि उमर अयूब ने बड़ी तनकीद की IPPB, तो वो उसने कहा कि काका भाई तुम वजीर तवानाई थे नवाज शरीफ के, तुमने खुद साइन किए, तो सारे जिम्मेदार हैं। तो पहले तो हमें बताओ जिम्मेदार कौन है? तो सज़ा किसकी बनती है? बिस्मा तुम मुझे बताओ, सज़ा मुझे बनती है, राणे को बनती है कि इनको बनती है? तो शराफत इसमें है कि यहाँ तो इसको मुआहदों का कोई मसला हल करो, मुआहदों से हमारी जान छोड़ो। अगर नहीं छूटती बकोल तो हमारे के इस पर टैक्स बढ़े, तो भाई अपनी गड्डियाँ कटाओ ना, अपना पेट्रोल माफ करो, अपनी बिजली बंद करो, अपने सरकारी अल्ले तल्ले बंद करो। तो खुद सेक्रेटरी राणा, मैंने गलत बात की है, फैसला जो करता है सजा वो करता है ना। मलिक साहब, आपने एक दफ़ा डिटेल दी थी कि 52% जो IPPs हैं वो खुद हुकूमत के अपने, ठीक है, और उसमें 28% IPPs वो हैं जो पाकिस्तानी सरमायाकारों के, ठीक है, बाकी चाइनीज, तो ये हो गए 80%, 20% गैर मुल्की हैं, वो चाइनीज है, वो भी एक ठीक है ना। अच्छा, चाइना के हैं। आप 20% को रख दें साइड पे, 80% जो है वो तो आपके हाथ में, उन पे तो कोई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन नहीं लग सकती आप पे, आप कोई इंटरनेशनल कोर्ट में तो नहीं जा सकता ना, तो आप उनके साथ क्यों नहीं कर रहे? नहीं वो मुआहदा है ना, वो गारंटी आपने उनको सॉवरेन गारंटी दी हुई है ना। सब मैं आपकी बात मान गया कि गारंटी दी हुई है तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी, तो क्या पाकिस्तानी का गिरबान नहीं पकड़ा जा सकता कि कौम मरण रही है, तू मुआहदे लेके बैठे हैं? वेरी वेल सेड, ठीक है ना, ठीक है। वो जाए हैं कोई बड़ा ग्रुप जाए इंटरनेशनल अदालत में, रहना पाकिस्तान ही नहीं है, उसने पाकिस्तान में नहीं रहना। अगर वो कहे जी मैं तो ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो मैं आलमी अदालत में चला जाऊंगा, तो चला जाए, तू मॉडल टाउन रह के दिखा दे फिर। सही बात है, ठीक है ना। अदालत रियासत अपनी रिट के लिए खड़ी हो, अवाम उसके साथ है,
जमात इस्लामी जैसी मुल्क गिर दुनिया की इतनी अच्छा, बड़ी जमात, एक मिनट मेरी सुन लीजिएगा, कौन सी आलमगीर जमात जो है उनके साथ है, ठीक है ना, फिर जाज गौहर साहब उनके साथ है, फिर मलक उनके साथ है, और उन्हें क्या चाहिए भाई, सरफराज भी साथ है, सरफराज भी, और क्या चाहिए आपको भाई, मिफ्ता इस्माइल भी सेम, सारे इतने लोग आपके साथ हैं, आप इन पर जो मुकामी IPPs हैं पकड़े उनका गिरेबान, और अगर अल्तामा करन तो तुझी नो मुमकिन है, पंजाब पुलिस ने सीधा कर दिया PTI को, तो इनको क्यों नहीं कर सकते भाई? सही कह रहे हैं। एक सब इंस्पेक्टर IPP के हेड के घर चला जाए ना, तो वो अगर ना कह दे कि लो जी मेरा तो IPP मेरा कोई नहीं है, तो फिर मुझे कहिएगा। और ये जो सॉरी बार बार आप बोलना चाहती है, मैं वो कर जाता हूँ, प्लीज सब एक जुमला और कहूँगा कि इमरान खान अगर ये कहता है ना कि यार ये स्वीपर आया था यार, इसके भी 40,000 का बिल आ गया, तो वो कह सकता है। उसके दौर में 14 रुपये यूनिट था, ये जो आज 60-70 रुपये यूनिट है ना, इमरान खान ने 14 रुपये यूनिट देता था, 800 यूनिट तक टैरिफ नहीं बदलता था, ठीक है ना। 21 अरब डॉलर थे हमारे खजाने के अंदर, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, हमारा GDP 5.7 था, तो वो कह सकता है। और फिर गरीब आदमी को जितना वो महसूस कर सकता है ना, मुझे वो उसका अच्छी तरह याद है, शायद सलमान के साथ जो गुफ्तगू थी ना, और जब उसके खिताब की बारी थी तो उसने कहा था मैं MBS से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि यार वो जो तेरे मुल्क में मेरे मजदूर हैं ना, वो मेरे दिल के बड़े करीब है यार, उनका ख्याल रखी। मैंने अब किसी पाकिस्तानी हुक्मरान को इस दर्दनाक अंदाज में अपने पाकिस्तानियों का जिक्र करते नहीं देखा, तो शायद उसे वो 40,000 जो है उस जेल में तकलीफ पहुंचाने, वैसे तो बाकी किसी चीज़ में ये उसे तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। ठीक। राना साहब, मेरा एक सवाल है आपसे कि जिस तरह से जमात इस्लामी जो है वो धरना कर रही है और आवाम का एक जो है उनको गैदर कर रही है वहाँ पर, तो इस तरह से जो पॉपुलैरिटी है खान की वो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो हो रही है। और अब ये जो मेन इशू उन्होंने उठाया है IPPs का और बिजली को लेकर, तो इससे आपको लगता है पॉपुलैरिटी कम होगी और लोग जो हैं उनकी तरफ माइल होना शुरू हो जाएंगे जमात इस्लामी की तरफ ज़्यादा? बात यह कि जमात इस्लामी 1900 सैयद अबू आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के ने जमात इस्लामी बनाई, तब से लेके आज तक किसी तरह की पॉलिटिक्स करती है। और मैं तो चाहता हूँ उनके पीछे अवाम खड़ी हो ताकि ये बुत टूटें सारे, लेकिन समहाउ जमात इस्लामी अल-खिदमत के नाम पे जितनी उन्होंने सैलाब में और जल्जलों में काम किया, लेकिन वोट के ऊपर आके वो रह जाते हैं। बिल्कुल। तो अब भी मुझे ऐसा लगता है कि एक मतलब कई सवाल जन्म लेते हैं ना कि आप जिस हुकूमत को आप ये समझते हैं कि वो हुकूमत गैर कानूनी हुकूमत है, तो उनसे मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं आप तो उस हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करते। हाफिज़ साहब ने तो यही कहा था, हाफिज़ नईम साहब ने, और उन्होंने तो अपनी सीट भी वापस कर दी थी कि मैं ये सीट नहीं लूँगा क्योंकि मैं जीता हुआ नहीं हमारे, और ये सारा बेईमानी हुई है। तो एक बेईमानी वाली हुकूमत से मुज़ाकरात, और फिर जिस तरह उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है जमात इस्लामी को और PTI को नहीं मिल रहा, तो उससे तो ऐसे ही लगता है कि जमात इस्लामी को ज़रा बढ़ाया जा रहा है। तो अच्छी बात है, बढ़ाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ जो जनरली जमात इस्लामी से 100 इख्तलाफ मुझे हो सकते हैं कि हर दफ़ा आखिर तक निकलता कि इस्टेब्लिशमेंट दे नाल खड़ी सी, माजी में भी कई दफ़ा इल्ज़ाम लगा, अब भी ये कहा जा रहा है रोला सारा कुछ पता नहीं क्या है। लेकिन मैं चाहता हूँ जमात इस्लामी जैसी जमातें आगे आएँ, ताकि ये जो एक बना हुआ है ना कि एक छत के नीचे तारीख के अंदर, मलिक साहब शायद मुगल दौर में इस तरह कोई आपको वाकया याद हो, क्योंकि आपकी हिस्ट्री पे बहुत नज़र है, अदरवाइज काफ़ी है। एक कभी आपने ऐसा वाकया सुना है कि एक जमात का इजलास है, उसमें एक बंदा 3 दफ़ा वज़ीर आज़म और 3 दफ़ा वज़ीर आला रहा है, तो उसका भाई 2 दफ़ा वज़ीर आज़म और 3 दफ़ा वज़ीर आला रहा है, उसी छत के नीचे उनकी बेटी वज़ीर आला पंजाब रही है, उसी छत के नीचे उनका भतीजा वज़ीर आला पंजाब रहा है, उसी छत के नीचे उनका समधी जो है वो नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना और पता नहीं क्या कर। इतनी तारीखी बात, आज तक इतना अजीम ख़ानदान हुक्मरान, मेरे ख्याल में मुगल भी एक दफ़ा इकट्ठे होते थे दरबार में, तो इतने ताज तो नहीं बनते होंगे। नहीं, वो मेरे ख्याल बड़े शर्मिंदा होंगे अगर उनको हम बताएं ना कि आपकी मतलब आपकी फैमिली अगर
निकाल लीजिए तो उनको शर्मिंदगी होगी। ठीक। मगर इसमें मुझे 2 दिन बड़े आंसू आ गए हैं मुझे, मतलब जो सफदर के साथ हुआ है उस बेचारे के साथ, उसके पास भी तो कुछ होना चाहिए। कई फैमिली में लोग होंगे जो छुप छुप के रोते होंगे, वो फैमिली का हिस्सा है। खाली वो शरीफ तो नहीं, बाबरा शरीफ भी है, उमर शरीफ भी है, उनका क्या कसूर है? उनको तो फिर कुछ नहीं मिला। मगर तुम ये पॉइंट एक ना बादशाह के से दूसरा बादशाह मिलने आया तो उनके साथ एक बड़ा मासूम सा बंदा बैठा था, अपने कैप्टन साहब की बात से याद आया। तो बादशाह ने कहा, वजीरों से तारुफ हो गया, तो उनका ये वजीर किस चीज़ का है? कहता है बददुआओं बड़ी चंगियाँ करता है। ठीक है, तो कुछ लोगों को बददुआओं के लिए रखा होता है, वो बोलते रहते हैं बेचारे। वज़ारत ख़जाना का जो है महंगाई की जल्द 10% नीचे आने की जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं और बड़ी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, तो डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कि IMF की शराइत में रहते हुए जो रिलीफ है वो मुमकिन दिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना जो है आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तारिक साहब, देखी थी आपने उनकी गुफ्तगू आज? मैंने देखी थी, मगर ये 2 चीज़ें बड़ी इसमें अहम है जो हमें पता चला है, बल्कि आपको पता ऑन रिकॉर्ड है। अपना IMF की हेड जो है उन्होंने, मतलब मुझे अच्छी तरह ये पूरी दुनिया ने सुनी था अपने कानों से कि यार हम तो कहते हैं अमीरों पे टैक्स लगाओ। तो उसमें एक चीज़ जो समझने वाली ये है कि हमारे हुक्मरान इसमें सारी पार्टी मतलब में इस तरह तासर देते हैं कि ये IMF ने कहा पेट्रोल महंगा कर दो, ये IMF ने कहा कि आप बिजली का बिल महंगा कर दो, ये IMF ने कहा कि आप गाड़ी पे टैक्स लगा दो। असल में वो आपको ये बताते हैं जो बैंक का काम है कि भाई आपने मुझसे इतने पैसे लेने हैं ना, तो आप इतने पैसे का रेवेन्यू इकट्ठा करें। जो मेरी छोटी मोटी समझ है, मैं खबर की अब तक बात कर रहा हूँ, एनालिसिस नहीं कर रहा, वो इतनी निटी गिटी नहीं देते। ये हम होते हैं, क्योंकि हमें एक ही आदत है गरीब लोगों का गिरेबान पकड़ने की। इस रियासत के जितने भी सरकारी मुलाजमीन है, FBI, बल्कि मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था, इतनी बड़ी कॉमेडी है। FBR जो है ना पाकिस्तान में टैक्स इकट्ठी करने वाली, अल्लाह करे कि उसकी आप ज़रा डाटा इकट्ठा करें कितना पैसा है। 85% आना, सुनो ज़रा, 85% टैक्स इकट्ठा ही नहीं होता, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपने लेना है। सिर्फ 15%, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जितना ये टैक्स 15% इकट्ठा करते हैं उससे ज़्यादा इनकी अपनी तरह है। मतलब आप FBR ख़त्म कर देना, ये मैं नहीं कह रहा, ये शब्बर जैदी कह रहा है, चेयरमैन FBR, कि अगर 15% को आपकी महकमा ख़त्म, कंप्यूटर है जिस तरह हम सब का हाल है, जो सरकारी मुलाजम है या जो प्राइवेट मुलाजम है वो तो वो जब तरह बाद में खुद लेता है, पहले उसका टैक्स चला जाता है। तो आपको तो ज़रूरत ही नहीं है। पहला जो आप जुल्म कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं। दूसरा आपका जुल्म ये है कि आप अदाद शुमार की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। पाकिस्तान में वैसे किसी चीज़ की क्रेडिबिलिटी नहीं, सिवाय खालस दूध मिल सकता है यहाँ, ये शहद मिलता है, बाकी किसी चीज़ की कोई क्रेडिबिलिटी भी मिलावट है। वाकई मजाक तो नहीं कर रही। अच्छा, बहरहाल सागदार मशहूर है इस मामले में कि कई जगह इंटरनेशनल हमने अठवाट काम चला दिया, हमने लिख दिया ये अच्छा हो गया, ये बुरा हो गया। मतलब सबसे पहले तो हम अभी तक अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं ला सके। मुझे तो समझ नहीं आ रही, ये कह रहे हैं 10% महंगाई है। भाई मैं भी इंसान हूँ, चलो हर चीज़ साइंस नहीं है। आपके हाथ से पैसे खरीदते हैं, आप फल खरीद लें, कोई फ़र्क पड़ा है? कोई दूध वाले को, मतलब जो बुनियादी चीज़ें आप खरीद लें। मुझे तो हर रोज़ यही आवाज़ आती है, जो भी रिश्तेदार या घर बार में जो सारी कहते हैं बड़ी महंगाई है, और वो पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं ना चंद चढ़ता तो सब नज़र आ जाता है। अगर आपकी महंगाई कम होगी तो नज़र आ जाएगी, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रही, बल्कि हर वक्त नज़र आ रहा है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, किराया महंगा हो रहा है। तो ये 2 चीज़ें बड़ी अहम है कि ये प्रोपोगंडा करना चाहिए कि IMF हम पे डंडा चलाता है, नो नॉट एट ऑल। वो आपको टारगेट्स देते हैं भी अगर 100 रुपये लेना है तो 200 रुपये का टैक्स लो, ये इनका काम है। जो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये गरीब पे आते हैं, कमज़ोर पे आते हैं, अपनी तरफ नहीं जाते। ठीक। राना साहब, क्या लगता है हुकूमत जो है वो अपने अखराजात कम क्यों नहीं करती है? जो वुज़रा वगैरह हैं, ये इनको मुफ्त जो बिजली मिलती है, क्या ख़त्म हो गई है? ऐसा कोई आएगा प्लान? नहीं, वो कल आ गई है वजाहत उनकी पावर डिवीजन की। उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई, हम अल्लाह माफ़ करे, गलती ना हो, अल्लाह माफ़ करे, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि हम ताकतवरों की बिजली कम कर दें या हम आपको गैस किसी के को वो वापस ले लें, ऐसा अल्लाह माफ़ करे। एक हमारे प्यारे जज साहब हैं, कल इस मलक ने भी उसका जिक्र किया कि उन्होंने सोलर से अपना घर चला लिया, तो उन्हें जो यूनिट मिले थे ना 2000 यूनिट, हाँ, तो उन्होंने हुकूमत को कहा कि इसके पैसे मुझे दे दें। ठीक है ना, मेरे गरीब लोग हैं बेचारे, भूखे नंगे से, किसी को, मलक साहब इतनी गुर्बत है कि मैंने देखा कि अक्सर अमीर लोगों के जो ड्राइवर होते हैं उनके पास गाड़ियाँ नहीं होती, ठीक है ना, जाती अपनी। अच्छा, हाँ, उनके कोठियों के जो सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं
उनमें जो लोग रह रहे होते हैं बेचारे, उनके बड़े मसाइल होते हैं, तो वो अमीर लोगों के ही मसाइल होते हैं। ये गरीब आदमी इस मुल्क में जिस सतह के ऊपर मैंने अपनी लाइफ में अब देखा है ना, इंसान को जलील होते हुए मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। भूख, नंग, बेचारगी, बेरोजगारी, लाकानूनियत और फिर इदारों का जुल्म व सितम इस सतह पे बढ़ गया है कि मुझे तो ऐसा अगर आज पाकिस्तान में वीज़ा ओपन कर दिया जाए ना कि आप जिस मुल्क में जाना चाहते हैं आप चले जाएं, तो इस मुल्क के अंदर सिर्फ ताकतवर रह जाएंगे। वो भी इसलिए रह जाएंगे कि उन्हें पता है कि अब हमने जहाँ मर्जी हम जब चाहे चले जाएं, मैं कौन को रोक सकता हूँ, तो सारी दुनिया नहीं रहेगी। ठीक है भाई, उनको आदत नहीं है, वो उन्होंने सफाई के लिए अलग बंदा रखा है, सौदा लाने के लिए अलग बंदा, ड्राइवर अलग रखा है। तो कभी देखा है तुमने एक अमीर आदमी के साथ ताकतवर के साथ 16-17 बंदे? लेकिन एक बस आखिरी बात मैं आपको बताऊं, वो क्यों जाएगा? इस हुकूमत के हवाले से मलिक साहब जब से ये आई है ना पीडीएम की हुकूमत, एक लड़का ना अपने दोस्त से मलिक साहब कह रहे थे, कहता यार ये तेन याद है जो गड्डी का एक्सीडेंट होया सी तो तू मेरे नाल से? उन्हें कहा हाँ। और यार तेन याद है जो डकैती हुई सी मेरी ते करता तू मेरे साथ था? उन्हें कहा हाँ। उन्हें कहा यार तेन याद है कि एक दफ़ा जो मैं बड़ा ही बीमार पै गया सा तो तू मेरे नाल से? तो उस बंदे ने कहा कि यार ही यार दे नाल होंदे ने। कहता नहीं, तू मनूस ही बड़ा है। ठीक है ना, ये मनूस ही बड़े। जब से आए हैं कोई एक अच्छी खबर बता दें आप मुझे, कोई एक खबर बता दें कि अच्छी खबर आ रही हो। आपको आईसीसी की सजा एक 7 हमारे एथलीट गए, 27 उनके 7 अरकान गए, 27। और तुम्हें शर्म नहीं आ रही यार? और थोड़ी जी हयाई कर लो तुसी। पूरी दुनिया में तुम मजाक बन रहे हो। हमारा स्विमर अल्लाह का बड़ा करम है, वो बेचारा डूबने से बच गया, सबसे आखिर में आया है। ठीक है, लेकिन वो बच्चा क्या करे, वो ये भी अपने तौर पे वो गया है। ठीक है, आप वहां जाके जनाब गले में वो डाल के लोगों से मिलो, और को तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अगर तुम्हें कोई कह दे कि तुम दुनिया के टॉप 5 मुमालिक में वो 7 बंदे लाए हो और वो भी नहीं लेके आए हो हैं, और तुम जाके 27 लोग कौम के खजाने के ऊपर जाके मौज मेला कर रहे हो तुम हैं, और जाके वहां पे तुम याशियां करते हो। राणा साहब, जब मैं ऑफिस आ रही हूँ तो रास्ते में जितने दरख्त आते हैं ना, उनके ऊपर बैनर्स लगे हुए हैं कि ओलंपिक्स का जो भी क्रेडिट ये वो पंजाब हुकूमत को जाता है। लो जी, ये जाता है पंजाब हुकूमत। और आखिरी बात एक और मुझे आपकी इस बात से याद आई, मलिक साहब, बिजली के पर हम सब मर रहे हैं, और हम नहीं बोलते, मैं नहीं बोलता, हम भी उसी का शिकार है ना। हमारे घर के अंदर हम सारी लाइटें बुझा रहे होते हैं। किस चक्कर में लाहौर के अंदर जगह जगह चरागा किया हुआ है आपने सर की बिजली से? उसकी पेमेंट मैं दे रहा हूँ, मैं गई पहले मर रहा हूँ। ऊपर से आपने लाहौर में जनाब बड़ा खुशहाल लाहौर, उसकी तस्वीर वो जनाब दरख्तों में लाइटें लगा दी हैं, फला लगा दिए। पता नहीं रंगबाज किस्म के लोग हमें टक्कर गए। ठीक है ना, रंगबाजियां नहीं इनकी मुक रही। कल की खबर राणा साहब, वो एक औरत थी, उसने उसके बेटों ने पैसे जमा किए उसके इलाज के लिए 60,000, तो बिल भी उनका 60,000 आ गया। उसने घर के सामने गंदा नाला, उसमें छलांग लगा के जान दी थी। अब मैं आपको ना, आपका प्रोग्राम का मतलब खत्म हो रहा है, कहाँ पहुंच गए? वो औरत जिसने गंदे नाले में छलांग मारी, वो औरत जिसने नहर में छलांग मारी बिल की वजह से, वो बच्चा जिसकी गुफ्तगू करते हुए आवाज़ काँप रही थी, वो आदमी जो अपनी बेटियों का जिक्र करते हुए रो पड़ा था, वो मस्जिद जिसको ताला लग गया था, ठीक है ना, इन सब को हाँ पड़ेगी उसकी। और हाँ क्या होती है? हाँ ये है कि आप अरबों रुपए खर्च के इज्जत नहीं बना सकते। आपने मीडिया में जो मर्जी कर दें आप अपने आप को, बड़ी तस्वीरें लगा लें, बड़े वो लगा लें, आपको इज्जत नहीं मिलेगी। अल्लाह का ना एक आप समझ लें कि एक बड़ा खामोश सा आपको मैसेज होता है। और क़यामत के रोज़ ये मेरा यकीन है, ये मेरा यकीन है, ये मेरा यकीन है कि ये जितने लोग गुर्बत की वजह से मरे, उन लोगों की वजह से ये लोग दोज़ख का हिस्सा बनेंगे। ये उस आग में जलेंगे जिस आग के अंदर उन लोगों को, जालिमों को फेंका जाता है ना, जो इंसानों के कत्ल के जिम्मेदार होते हैं। ये लोग उस आग में गिरेंगे। मेरी बात ये याद रखिएगा। ठीक, मलिक साहब, योर लास्ट कमेंट। बस मैं तो ये भी सुन रहा था, कराची में कुछ ताजरों ने भी अनाउंसमेंट किया कि यकम से वो भी इन होने लगे, और उन्होंने भी यही कहा कि हम बिलों की अदायगी नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है अगर आप कितना लोगों से आप कर सकते हैं, जितना मर्जी आप कहिए हम
छोड़ेंगे नहीं, बिल ले लेंगे। अल्टीमेटली बिल उतनी ही आप दे सकें जितनी आपकी कैपेसिटी होगी। ठीक। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ ठहर नहीं सकती। अब आप इसको खामोशी से जाने नहीं दे सकते। ठीक। राना साहब, हर शोबा जो है टैक्स एक्ट में ना आया तो तनख्वाहदार ही तबका जो है वो टैक्स देगा। वज़ीर ख़जाना साहब ने आज कहा है, लास्ट लाइन। हाँ। शायर ये कह रहे हैं कि सिर्फ हम जैसे जो लोग हैं ना, हम जो तारीख राहों में मारे गए, हम पे ही सारे जुल्म होने। ठीक है ना, क्योंकि ताकतवर डाडे जो हैं उनकी तरफ ना आप आंख उठा के देख सकते हैं। मैं तो बार बार एक बात कहता हूँ कि भाई ये आपने खबर छपी, मीडिया में आई कि दुबई में 20 बिलियन डॉलर चले गए, तो आप करें ना उस तरफ आंखें, करें ना उसकी तरफ जाके तहकीकात लाग पता जाएगा। ठीक। तनख्वाहदार तबका ही क्यों हमेशा हुकूमत के निशाने पर रहता है? खुदारा हमारा भी कुछ सोच रहे हैं। आज के प्रोग्राम से अल्लाह हाफ़िज़।